Hi friends, how are you? So today is 28th January. Good morning. Day 26 of our session. तो आज देखते हैं क्या है न्यूज़पेपर में। तो एक एडिटोरियल पे अगर आप देखेंगे ना तो कुछ कुछ स्टेटमेंट्स बहुत ज़रूरी हो जाती हैं हमारे प्रीलिम्स के लिए अगर आती हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था इनइक्वालिटी का कि पेंडेमिक में इनइक्वालिटी बहुत इंक्रीज़ हुई है। तो वैसे ही देखिएगा कि इनइक्वालिटी जो है ना एक आउटकम है, कभी एक स्टेटमेंट आ जाती है तो आप इसको बड़ा लाइटली लेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ से इनइक्वालिटी कैसे बढ़ेगी। तो याद रखिएगा इकोनॉमिक ग्रोथ के जो इफेक्ट्स होते हैं दैट लीड्स टू रिडक्शन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब भुखमरी एकदम खत्म हो जाती है। बट इनइक्वालिटी इसका एक आउटकम है। याद रखिएगा कई बार ऑप्शंस आ जाती हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या आउटकम्स हैं। तो उसमें अगर एब्सोल्यूट पॉवर्टी आएगा तो उसका रिड्यूस होगा, बट इनइक्वालिटी ज़रूर होती है। दो इट इज़ बिनाइन, बिनाइन का मतलब होता है बहुत मामूली। ठीक है। तो इनइक्वालिटी ज़रूर होती है क्योंकि अमीर इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या होता है कि अमीरों को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। गरीब और अमीर में फिर फ़र्क ज़्यादा हो जाता है। तो याद रखिएगा इनइक्वालिटी हमारे पेंडेमिक में भी हमने कल देखा और इकोनॉमिक ग्रोथ से भी होती है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, बट मैंने सोचा कि कई बार आप बच्चे सोचते हैं कि आप बताया क्यों नहीं, बट मैं बता देता हूँ। इस बार का जो थीम था समिट का ग्रेट रीसेट था। ग्रेट रीसेट बेसिकली इन्होंने बनाया था कि हमने अपने जो इकोनॉमिक्स है और सोशल सिस्टम है उसको बहुत अब फेयर, सस्टेनेबल और फ्यूचर रेजिलेंट बनाना है। ठीक है। ऐसा इसमें और कुछ नहीं था एडिटोरियल पेज पे। और दूसरा ना ये पेज 9 पे था कि द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक फेयर्स ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड एमएसपी। तो हम इन चीज़ों को बड़ा लाइटली ले लेते हैं, मगर जब भी क्वेश्चन आता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जब क्वेश्चन आया था कि बैंक्स के चीफ कौन सेलेक्ट करता है, तो इन चीज़ों को बड़ा याद रखेगा। इसके ऊपर नोट देखिए क्या है। एमएसपी जो फिक्स होता है तो उसको रिकमेंडेशन कौन देता है। चलो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव कर दिया, बट उसके पास कहीं से तो रिकमेंडेशन आती होगी। अब ये मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप पिछले साल के क्वेश्चन देखिएगा, इस पे क्वेश्चन ज़रूर आया है और एक बार नहीं 3-4 बार आया हुआ है। तो एमएसपी जो है ना वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव करती है, वो चीज़ अलग है। बट उसको रेकमेंड कौन करता है, वो करता है सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग। जब वो रेकमेंड करता है उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो उस रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को भेज देती है उनके कमेंट्स के लिए। जब उनका फीडबैक आता है उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है फाइनल डिसीजन लेता है। अब याद रखिएगा अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा बन के आता है कि हु अप्रूव्स, ठीक है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, सीएसीपी नहीं है। अगर रिकमेंडेशन पूछी जाती है तो सीएसीपी है। ये ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए कि अप्रूवल की बात आएगी तो सीसी है, और अगर ये होगा रिकमेंडेशन तो वो सीएसीपी है। सीएसीपी देख लेते हैं, एक स्टैचूटरी बॉडी है, याद रखिएगा स्टैचूटरी बॉडी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर है और 1965 में बनी थी। उसके बाद एक एडिटोरियल 2 पे था ये। बेसिकली क्या था, कीप द व्हील्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टर्निंग। इसमें क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि द आरबीआई इज कंटिन्यूइंग इट्स लिक्विडिटी इन्फ्यूजन प्रोग्राम। क्या कहते हैं उसको, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। रेपो ऑपरेशन आपको पता होगा क्या होता है। रेपो रेट्स होता है बेसिकली जब कोई भी बैंक आरबीआई से पैसे लेता है उसको रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, जो इंटरेस्ट चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। तो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया, जब आपको पता है पेंडेमिक सिचुएशंस में क्या दिक्कत आ गई थी, फाइनेंशियल क्रंच आ गया था, तो आरबीआई ने क्या शुरू किया था, लॉन्ग टर्म रिवर्स रेपो ऑपरेशन। उसमें क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी को फैसिलिटेट करने के लिए और क्रेडिट इकोनॉमी में अच्छा रहे तो बेसिकली बैंकिंग सिस्टम्स में इंजेक्ट की जाती है लिक्विडिटी। ठीक है। तो जो एलटीआरओ में जो फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो रेपो रेट पे किए जाते हैं। उसमें जो बैंक्स हैं वो उससे रेपो रेट पे ही 1 ईयर और 3 ईयर के पीरियड के लिए ले सकते हैं, नहीं तो रेपो रेट जो होता है हमेशा 1 डे का होता है। इसी को दोबारा देखते हैं और क्या लिखा है इसमें। एक तो क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम निकाली थी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, ये गवर्नमेंट ने निकाली थी बेसिकली, क्योंकि आपको पता होगा कि पेंडेमिक सिचुएशन में हमें जो लोगों के लोन्स की किस्तें थी वो मोरेटोरियम मिल गया था उस चीज़ के लिए। तो उस टाइम गवर्नमेंट ने, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, तो ये चीज़ निकाली थी। अब लोग ब्याज नहीं देंगे तो बैंकों का पैसा कहाँ से रहेगा, क्योंकि बैंक के फंड्स तो यूज़ हुए हुए हैं। तो इसलिए ये निकाला था कि आरबीआई उनको फाइनेंस कर रही थी और कम ब्याज पे फाइनेंस कर रही थी। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट, आरबीआई और बैंक्स आपस में सिक्योरिटीज़ खरीद परचेज करते हैं। ये बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। ये हम ज़्यादातर पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में अगर हमने प्रीलिम्स के लिए शुरू करा, बट आया है तो मैं बता देता हूँ। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या करते हैं, फिर गवर्नमेंट को अब जैसे फंड्स अवेलेबल करने हैं मार्केट में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई उनसे ना उनकी सिक्योरिटीज़ खरीद लेगी और उनको पैसा दे देगी।
अब उनके पास पैसा आएगा तो वो पैसा मार्केट में दे सकते हैं। बेसिकली सेंटिमेंट्स को उठाने के लिए पैसा दिया जाता है मार्केट में। अब इकोनॉमीज विच रिबाउंडेड post the global financial crisis were the ones which restored to फिजिकल स्टिमुलस। ये लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए आ जाती है कि कभी भी कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जब जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008-9 में, और या कोई भी पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से फाइनेंशियल क्रंच आता है, तो कहते हैं फिजिकल स्टिमुलस जो है ना, सबसे बेहतरीन तरीका होता है किसी भी इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए। फिजिकल स्टिमुलस क्या होता है, जिसमें मतलब ये लगा के चलो गवर्नमेंट बावली हो जाती है कि भैया पैसा भाव। उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा करेगी, जो इनकम टैक्सेस के रेट्स हैं उनको कट कर देगी, ब्याज पे पैसा जो है बहुत कम रेट पे देगी। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब यूएस के बारे में पिछले लेक्चर्स में, कि उन्होंने बहुत कम रेट पे उन्होंने देना शुरू कर दिया था, ऑलमोस्ट 0% के रेट पे। इसको कहते हैं फिजिकल स्टिमुलस। ताकि क्या, लोगों पास पैसा आएगा, लोग काम करेंगे और ज़्यादा काम करेंगे, लोगों की परचेज पावर बढ़ेगी जब पैसा सस्ते रेट पे लेंगे। तो ये बेसिकली इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए करा जाता है। तो कहते हैं कि इंडिया इतना कर सकता है, नहीं, इंडिया नहीं कर सकता जैसे एडवांस्ड इकोनॉमीज कर रही हैं। अगर कभी स्टेटमेंट आ जाती है, क्योंकि हमारी फिजिकल स्पेस, मतलब हमारे पास इतना पैसा नहीं। आज सपोज करिए आपके पास 100 रुपये हैं, तो आप 100 रुपये तक तो खर्च सकते हैं ना। अगर मेरे पास आज 1000 रुपये हैं तो मैं 1000 रुपये तक खर्च सकता हूँ। तो अगर आपके पास 100 रुपये हैं, आप तो 100 तक ही खर्चेंगे ना, आप तो 1000 नहीं खर्च सकते। तो दिस बेसिकली यही बताया कि एडवांस्ड इकोनॉमीज पास ज़्यादा फंड्स हैं, तो वो फिजिकल स्टिमुलस उसी हिसाब से ला सकती है। इंडिया अपने हिसाब से ला सकता है। आज ये था कि द टॉप कोर्ट अपहेल्ड द तमिलनाडुज गवर्नमेंट अथॉरिटी टू नोटिफाई एन एलिफेंट कॉरिडोर। नीलगिरी, एक तो याद रखिएगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है पूरे इंडिया में, जो स्पैन करता है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं नोट्स भी दिखाता हूँ आपको, बट ये याद रखिएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, फॉरेस्ट रिजर्व, जो 3 स्टेट्स में, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। और ये आपने ज्योग्राफी में जैसे पढ़ा ही होगा कि ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स जो मिलते हैं वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते हैं। बट ये याद रखिएगा वो प्लेट्यू वहाँ पे कौन सा है जो जहाँ पे मिलते हैं, ये सिगुर प्लेट्यू, सिगुर प्लेट्यू। ठीक है, अब बायोस्फीयर रिजर्व का देखते हैं, एक सेकेंड। बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है ना, अब कई बार क्वेश्चन ये बनता है, देखिए इसमें से निकालना क्या चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व्स जो डिक्लेयर करता, कौन डिक्लेयर करता है कि भैया ये रिजर्व, मैं ये जगह को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर रहा हूँ, कौन करता है अगर क्वेश्चन आ जाए तो। अब आ जाता है बाय स्टेट्स ओनली, कैन बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। तो आप सोचेंगे कि पूरे इंडिया में एक जैसा ही रहे तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी कर सकती हैं थ्रू नोटिफिकेशन एरिया को डिक्लेयर करना हो अगर बायोस्फीयर रिजर्व। और यूनेस्को ने इंट्रोड्यूस किया था बायोस्फीयर रिजर्व फॉर नेचुरल एरियाज। वो बेसिकली मैन का कॉन्फ्लिक्ट और नेचर के साथ ना हो, और डेवलपमेंट का कॉन्फ्लिक्ट ना हो कंजर्वेशन के साथ। ठीक है, देखिए इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है कि इंडिया में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और इंटरनेशनली बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन कौन से हैं वो भी है एक लिस्ट। वो आप, मुझे पता है कि ज्योग्राफी में करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप बताइए। मैं इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि इससे आपके जो नोट्स हैं ना बड़े बल्कि हो जाएंगे, कि ज्योग्राफी में भी आपने सेम नोट्स बना रखे हैं, करंट अफेयर में भी सेम नोट्स बना रखे हैं। नोट्स हमेशा क्रिस्प होने चाहिए, हाँ सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नहीं क्रिस्प के चक्कर में आप कम नोट्स बनाए हैं। जितने ज़रूरत है, अप्रोप्रिएट हैं, उतने ही बनाएं। बट अगर आपने ज्योग्राफी में ये चीज़ें नहीं बनाई है, क्योंकि हम लोगों ने ये ज्योग्राफी में बनाई थी कि बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में कौन कौन से हैं, उनकी थोड़ी सी डिटेल्स कि वो कहाँ हैं, कौन सी रिवर लगती है, कौन सा हिल्स लगते हैं, क्या स्टेट है। और अगर और इंटरनेशनली जिसको कहते हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, अगर वो भी अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी लिस्ट दे दूंगा आपको। बट मुझे लगा कि हम लोगों ने ज्योग्राफी में बनाए थे, तो हम अगर ज्योग्राफी प्रीलिम्स शुरू करते हैं तो मैं उसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं अभी दे दूं तो मुझे आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो मैं कल आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा कि क्या है बायोस्फीयर रिजर्व्स। उसके बाद एक ना ओवैसी साहब का आया हुआ था डीएनए टेक्नोलॉजी बिल को लेके। तो उन्होंने, क्योंकि आपको पता है लोकसभा में ये पास हो गया था बट राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। उसके बाद एक कमेटी बैठी हुई है इसको रिव्यू करने के लिए। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसका क्या है ये, मतलब डीएनए टेक्नोलॉजी बिल है क्या ये टोटल। ये बिल जो है डीएनए प्रोफाइलिंग बिल भी कहते हैं। प्रोफाइल आपको पता होगा, जैसे आप लोग आजकल फेसबुक पे, मैं तो नहीं हूँ, फेसबुक पे प्रोफाइल बनाई होती है, तो उसमें आप फेसबुक प्रोफाइल में उसकी पिक्चर देख के, उसकी हॉबीज़ देख के, उसके फ्रेंड्स, उसके कमेंट्स, ये सब देख के आप आदमी की पहचान कर लेते हो कि यार आदमी कैसा है। उसी को प्रोफाइलिंग कहते हैं बेसिकली। तो इसमें जो आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन जो है वो जो एस्टैब्लिश होगी वो डीएनए टेक्नोलॉजी से होगी। वो फोटोज़ उसकी हॉबीज से नहीं होगी, उसकी डीएनए टेक्नोलॉजी से होगी। डीएनए से लेके उसकी आइडेंटिटी करी जाएगी। ठीक है, इसमें एक नेशनल डेटा बैंक और रीजनल डेटा बैंक्स क्रिएट करे जाएंगे। ठीक है, और हर डेटा बैंक को
इंडाइसिस बनाने होंगे। इंडाइसिस मतलब ये समझ लो आप एक कमरे बनाने होंगे। एक कमरा बना दिया क्राइम सीन का, जो क्राइम सीन से उन्होंने डीएनए कलेक्ट किया हुआ, अंडर ट्रायल्स का अलग होगा, सस्पेक्ट्स का अलग होगा, ऑफेंडर्स का अलग होगा, मिसिंग पर्सन का अलग होगा, अननोन डिसीज पर्सन जो अज्ञात मर जाते हैं उनका अलग होगा। ठीक है, एक डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड भी बनेगा। तो जो भी लेबोरेटरी एनालाइज करेगी डीएनए सैंपल्स, जो एस्टैब्लिश करेगी आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, उसको इस बोर्ड से अपनी एक्रेडिट लेना पड़ेगा। मतलब कोई भी, जैसे हम कहते हैं ना ये एफिलेटेड है इस बोर्ड से, हम कोई स्कूल में जाते हैं तो हम कहते हैं ये इस बोर्ड से एफिलेटेड है, या कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो ये इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो ये इस यूनिवर्सिटी से एक्रेडिट है। तो वैसे ही इन जो डीएनए सैंपल्स की लेबोरेटरी होंगी उनको डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड से एक्रेडिट होना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें प्राइवेट लेबोरेटरीज भी आ सकती हैं। और इसमें एक प्रपोजल है कि रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा हमें इंडिविजुअल का, अगर हम उसके डीएनए सैंपल्स ले रहे हैं। जैसे हमने देखा होगा एसीपी प्रद्युमन जो है सीआईडी में, जिसका देखो डीएनए चेक करना है, इसमें रिटन प्रपोजल कंसेंट लेना होगा। बट कंसेंट कौन सा रिक्वायर्ड नहीं होगा? जिसमें ऑफेंसेस जो हैं वो 7 साल की जेल या डेथ के हों। समझ रहे हैं बात को आप? जैसे जब ये प्रद्युमन लेता है सैंपल कि हमें डीएनए चेक करना होगा, तो अगर उस ऑफेंस के लिए 7 साल की जेल से ज़्यादा या डेथ का प्रोविजन होगा, तभी वो उस आदमी की बिना परमिशन से ले सकता है, नहीं तो आपको परमिशन कंसेंट लेनी पड़ेगी उस इंडिविजुअल की। और ये बिल प्रोवाइड भी करता है कि रिमूवल ऑफ डीएनए प्रोफाइल्स, मतलब सपोज करिए अगर आपका डीएनए बैंक में डीएनए प्रोफाइल रखा गया है, तो अगर आपको उसको हटाना है तो आपको पुलिस रिपोर्ट या कोर्ट ऑर्डर से हट सकता है। अंडर ट्रायल्स का अगर होगा तो वो भी कोर्ट ऑर्डर से हट सकता है वहाँ से प्रोफाइल। और प्रोफाइल्स इन द क्राइम सीन एंड मिसिंग पर्सन इंडेक्स विल बी रिमूव्ड ऑन अ रिटर्न रिक्वेस्ट। 2016 में आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट थी इन इंडिया की जिन्होंने डीएनए प्रोफाइलिंग स्टार्ट की थी, बेसिकली क्राइम को स्टॉप करने के लिए। क्योंकि क्राइम अगर हो जाता है तो हमें कहीं से खून मिला तो वहाँ से हम डीएनए प्रोफाइल चेक करके हमें डेटा बैंक से पता कर सकते हैं कि हाँ यार ये वो क्रिमिनल है, क्योंकि हमने उनके पहले ही डेटाबेस तैयार कर लिए हैं। बेनिफिट्स क्या हैं ये आप कर सकते हैं। हीनियस क्राइम्स कैन बी सॉल्व, नैप क्रिमिनल्स, एक क्राइम दूसरी जगह अगर उसने किया हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स हो सकता है। क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है? वो बेसिकली वो कह रहे हैं कि इससे तो इंडिविजुअल की प्राइवेसी खत्म होती है, और इंडिविजुअल की प्राइवेसी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो ये उसके जेनेटिक डाटा के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि प्राइवेसी को हार्म करता है, इसलिए लोग इसके खिलाफ हैं। ओके, तो इतना ही था। और आज एक थोड़ा सा एडिटोरियल पे जो आया हुआ था डीएनए को भी लेके आया हुआ था, सॉरी उसको वैक्सीन्स को लेके, वैक्सीन शॉट्स को लेके। हम वैक्सीन्स के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। रही बात की जो फाइज़र है और जो दूसरी कंपनी है मॉडर्ना, वो mRNA mDNA के वैक्सीन्स लेके आ रही है, जो हमारे हैं वो थोड़े अलग हैं। तो ये चीज़ें अक्टूबर नवंबर में बहुत चली थी, तो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने उस टाइम ये नोट्स बना लिए होंगे, तो मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहता। बट अगर आपको कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया है कि mRNA वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन क्या है और हमारी जो वैक्सीन है वो क्या फ़र्क है उसमें, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी इसलिए वाइबल है क्योंकि हमारी इजीली ट्रांसपोर्टेबल है। जो हमारी स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट पे नहीं है, जैसे फाइज़र की बहुत ज़्यादा -70 डिग्री सेल्सियस पे अगर उसको रखा जाएगा तभी वो ठीक रहेगी, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। हमारा कुछ ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए। तो ये हम चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट अगर आप लोगों को लगता है कि डीएनए और आरएनए वैक्सीन क्या होती है और उसका क्या फ़र्क होता है, अगर आप लोगों को जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं वो आपको बता दूंगा। क्योंकि बेसिकली वो अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा उसकी स्टडी हुई थी, तो उस टाइम लोगों ने, बच्चों ने जो अब सुन भी रहे होंगे, हो सकता है सबने नोट्स बना लिए हों। अब रिपीट करना नोट्स को मैं नहीं समझता हूँ, उनके लिए बल्कि हो जाएगा काफ़ी। बट अगर जिन्होंने नहीं किया और जो सुनना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तब मैं उसके ऊपर फिर एक कल नोट ले आऊँगा। और बायोस्फीयर रिजर्व्स का भी बता दीजिएगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप नए हैं और आप ज्योग्राफी में नहीं बना पाए हैं वो नोट्स, अगर हमने ज्योग्राफी स्टार्ट करी प्रीलिम्स के लिए तो हम ज़रूर मैं बताऊंगा आपको। और अगर आप चाहते हैं कि अभी बता दूं मैं, आप लोगों ने नहीं बना रखे हैं कि इंडिया में कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और उसके अलावा हम इंटरनेशनल बायो रिजर्व में कौन कौन से लिस्टेड हैं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वो भी हम कल डिस्कस कर लेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। और एक रिक्वेस्ट आई थी कल किसी की, आप टेलीग्राम एक ग्रुप बना लीजिए। देखिए मैं मानता हूँ आप लोग सोशल मीडिया से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं, हमारे टाइम तो ये सब चीज़ें हुआ ही नहीं करती थी। और देखिए मैं समझता हूँ अभी भी आप फ़िलहाल 3-4 जगह तो टेलीग्राम ग्रुप में और ज़रूर मेंबर्स होंगे, और उसमें इतने मैसेजेस चलते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सबको कि जितना हो सके, देखिए जो टेक्नोलॉजी है ना, ये हमारे लिए बून भी है और बेन भी है। तो इसको वरदान की तरह लें तो ज़्यादा अच्छा है। अपनी बुक्स, जो बेसिक बुक्स हैं, उनको पढ़िए अच्छी तरह।
जो न्यूज़पेपर्स में आ रहा है अवेयर रहिए उनसे, जो मैं नोट्स दे रहा हूँ वो नोट्स बनाइए। आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। पेपर के 1 महीने पहले आप आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं, मतलब टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। बट अगर फिर भी आपको क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये सोशल मीडिया, क्योंकि आदमी, आप हकीकत बता रहा हूँ, देखिए यूट्यूब पे अगर आप मेरा लेक्चर सुन के बंद कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप उसके बाद फिर देखते हैं ना नीचे, चल यार एक आधा फ़न वाला भी देख लेता हूँ, फिर ये भी देख लेता हूँ, उसमें पता नहीं चलता आदमी को 2-4 घंटे कैसे निकल जाते हैं। तो वैसे ही है टेलीग्राम का भी, आप उसमें बहुत न्यूसेंस, बहुत अननेसेसरी फालतू के मैसेजेस भी बहुत होते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे बनाना चाहिए, तो थोड़ी सी फैमिली बड़ी हो जाने दीजिए, तभी एक नया घर बनाएंगे। अभी तो इसी घर से काम चलाते हैं। और आपकी, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ हैं, देखिए मैं हर एक कमेंट्स पढ़ता हूँ। आप, हो सकता है मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँ, बट आपके हर एक कमेंट्स में पढ़ता हूँ, जहाँ मुझे ज़रूरी लगता है मैं दूंगा। तो जो भी आपके कोई क्वेश्चन, आपको लगता है कि मेरी कोई क्वेरी है, तो आप वो पुट कर सकते हैं वहाँ पे। आपका नेक्स्ट डे वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाएगा। जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लिया जाएगा। तो जहाँ भी आपको लगे कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे बेहिचक होके आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस चीज़ का रिस्पॉन्ड करा जाएगा। अगर ज़्यादा अर्जेंट हो, अगर आप चाहेंगे कि मुझे अभी करिए, शाम तक करिए, तो शाम को भी अगर होपफुली हो सकेगा, तो हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे, ताकि आप लोग वो सुन लें। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। बाय।